गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। तो आज के सेशन में हम अपने बिजनेस स्टडीज़ का सेम चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा सेशन कौन सा है? ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का हमारा ये सेकेंड सेशन है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझ लेते हैं कि हमारे इस सेशन के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यानी हम आज के सेशन में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन के ओवर होने पर आप मार्केटिंग के सभी फंक्शंस को इजीली समझ चुके होंगे और उसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। Okay, our first function of marketing is gathering and analyzing market information. तो सबसे पहला काम जो होता है मार्केटिंग का वो क्या होता है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी मार्केट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ये सबसे पहला फंक्शन हो गया। क्यों करते हैं हम ये? टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। और सेकेंडली हमारा मेन पर्पज और क्या होता है इसका, कि हम क्यों गैदर कर रहे हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन को? जस्ट फॉर द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि हमारे प्रोडक्ट में हम क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर नीड्स, की कस्टमर की जो नीड्स है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में हम कुछ चेंजेस लेके आ पाएँ, उसकी डेवलपमेंट प्रोसीजर में जो चेंज करना चाहते हैं वो लेके आ पाएँ। और इसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है और एनालाइज करना होता है। और इसके लिए हम कई बार स्वॉट एनालिसिस को भी यूज करते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब हमारे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं और हमें किन किन थ्रेट्स को फेस करना पड़ सकता है। हमारी स्ट्रेंथ को और अपॉर्चुनिटीज को हम इजीली यूज करते हैं टू कैप्चर एंड गो ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज वी हैव। यानी हमारी जो भी स्ट्रेंथ होगी हम उसको यूटिलाइज किस लिए करेंगे, कि हमारे सामने जब जब नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसको हम कैप्चर कर पाएं, उसे ग्रैब कर पाएं। एट द सेम टाइम अपने वीकनेसेस को और थ्रेट्स को फेस करने के लिए हम डिफरेंट प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपने वीकनेसेस को ओवरकम कर पाएं। तो बेसिक पर्पस बेसिकली क्या हो गया गैदरिंग और एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन का? एक तो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उस तरीके से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आना, प्रोडक्ट को डेवलप करते जाना। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा मार्केटिंग का। ओके, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। ओके, सेकेंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज मार्केटिंग प्लानिंग। हमें क्यों मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि हमें बिजनेस के मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और उन ऑब्जेक्टिव को, जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। डिसाइड करना पड़ता है एडवांस में कि हम क्या क्या मेथड्स ऑप्ट करेंगे, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उनको इवैल्यूएट करेंगे और इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें मार्केटिंग प्लानिंग में आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, या अपना मार्केट में जो हमारा शेयर है उसको इंक्रीज करना है। और उसको फुलफिल करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं। और इसके लिए कई बार हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला कि भाई हमारा मार्केटिंग का जो शेयर था, सपोज वो था पहले 10%, अब हम चाहते हैं उस मार्केटिंग शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं और हम 20 to 30% लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 या 3 साल के अंदर हमारा जो ये मार्केटिंग शेयर है, ये 10% जो था उसको हम इंक्रीज करके 20% पे लेके आएंगे। अब ऐसा करने के लिए जो जो प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी हम उनको मार्केटिंग प्लानिंग में काउंट करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए हम डिफरेंट प्रमोशनल टूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है? मार्केटिंग प्लानिंग का। और ये किसके अंडर में आता है? मार्केटिंग के फंक्शंस में आता है। ओके, आवर थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करनी है और डेवलपमेंट करना भी किसके अंडर में आता है? मार्केटिंग फंक्शन में। क्यों? इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करने के लिए? सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हमें किस क्वालिटी के स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट यूज करना है, किस क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाना है, उसका शेप क्या रहेगा, उसकी साइज क्या रहेगी, उसका डिजाइन हम कैसे रखेंगे और उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बेटर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो किसके अंडर में आते हैं? ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे किसका? मार्केटिंग का, जिसमें हम किसके बारे में सोच रहे हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसके शेप और साइज के बारे में और उसके पैकेजिंग के टाइप के बारे में और अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से बेटर प्रेजेंटेशन के बारे में। ये सब चीजों की डिसीजन होती है वो किसके अंडर में आती है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। ओके, आवर फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन
विच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना जिसके लिए हमने पहले से ही कोई स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है, हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड पहले से फिक्स करे हुए हैं, उन नॉर्म्स को, उन क्वालिटी को फुलफिल करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम अचीव कर पाए क्या, यूनिफॉर्मिटी लेके आ पाए और कंसिस्टेंसी लाए अपने आउटपुट के अंदर, कि सेम टाइप के होमोजीनियस प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को अवेलेबल करा पाए। तो इनको हमें ध्यान रख के हम स्टैंडर्डाइजेशन लेके आते हैं, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम एक तो क्वालिटी को मेंटेन कर पाए और अपनी रिड्यूस कर पाए किसकी, नीड ऑफ इंस्पेक्शन को, टेस्टिंग को, इवैल्यूएशन की जो हमारी प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम रिड्यूस कर पाते हैं, यानी हम इन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं। यानी स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू आप बायर को एश्योर कर देते हो कि भैया जो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं। एट द सेम टाइम आपने रिड्यूस भी कर दिया, किसको रिड्यूस कर दिया, नीड फॉर इंस्पेक्शन को, टेस्टिंग को, इवैल्यूएशन को। अब कस्टमर को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई उसे इंस्पेक्ट करने की जरूरत है, उसे टेस्टिंग करने की जरूरत है, उसे इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे रहे हो। इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी मार्केटिंग के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी आप ग्रुपिंग करने वाले हो, और ग्रुपिंग करने के लिए आप कुछ बेसिस को यूज करते हो। किन चीजों के बेसिस पर आप ग्रुपिंग कर सकते हो? वो चीजें हो सकती है जैसे उस प्रोडक्ट की साइज, उसकी क्वालिटी, उसकी शेप, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलें कि हमने राइस को ग्रेड कर दिया, किसके बेसिस पर कर सकते हैं? उसकी क्वालिटी के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल जैसे लॉन्ग ग्रेन राइस हो सकता है, परमल राइस हो सकता है, बासमती राइस हो सकता है, इस बेसिस पर हमने उसकी ग्रुपिंग कर दी, है ना। ऐसे ही मिल्क को भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसको भी ग्रेड कर सकते हैं जैसे उसकी क्वालिटी के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल स्कीम्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क एंड फुल क्रीम मिल्क। बेसिक पर्पस जो होता है ग्रेडिंग का वो ये इंश्योर करना होता है कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी आप प्रोवाइड करें जिससे कि आप रियलाइज करा पाए हायर प्राइस फॉर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जिससे आप कस्टमर को जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएंगे अकॉर्डिंगली आप उनसे अपना प्राइस भी डिमांड कर सकते हैं। तो हमें हेल्प करता है ये प्राइस को एक्वायर करने में, हायर प्राइस एक्वायर करने में फॉर हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया हमारा मार्केटिंग का, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना और ग्रेडिंग करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब पैकेजिंग किस लिए जरूरी है? हमें पता है पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है हमारा पैकेजिंग, और प्रोटेक्शन करने में भी प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट है हमारा वो सेफ रहे, और प्रमोशन के टाइम पर भी कई बार पैकेजिंग इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ना। और कई बार तो हम देखते हैं कि कस्टमर पैकेजिंग को देख के ही जज कर लेते हैं कि भैया इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी या बेकार होगा, है ना। प्रोडक्ट की पैकेजिंग से ही हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा। तो इसका मतलब पैकेजिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है हमारे इस बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज लेबलिंग। लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये भी किसमें अंडर में आता है? मार्केटिंग के अंडर में ही आता है। लेबलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? लेबलिंग के थ्रू हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। क्या क्या इंफॉर्मेशन? जैसे एग्जांपल के लिए कि उसके यूजेस क्या है उस प्रोडक्ट के, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका प्राइस क्या है, क्या क्या कॉशन लेनी चाहिए आपको उस प्रोडक्ट को यूज करते समय, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है इनका, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस कौन सी है यहाँ पर। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लेबलिंग के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। लेबल जो होता है बेसिकली फिक्स किया जाता है या पुट ऑन होता है किसके ऊपर? पैकेज के ऊपर। ये एक सिंपल टैग भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी हो सकती है ना, ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है हमारे किसके? मार्केटिंग के, और दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग के अंदर। तो हमें पैकेजिंग की भी जरूरत पड़ती है और लेबलिंग की जरूरत भी पड़ती है, और ये किसके अंडर में आते हैं? अगेन मार्केटिंग फंक्शन के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज ब्रांडिंग। अब ये ब्रांडिंग को जानने से पहले हमें डिसाइड, कई बार एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है मार्केटिंग के अंदर कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे। क्या हम प्रोडक्ट को उसके जेनरिक नाम से बेचें, यानी उसका जो नॉर्मल नेम है उसके थ्रू बेचें, या उसको एक स्पेशल नाम दे दें, एक स्पेशल नेम प्रोवाइड कर दें। तो जेनरिक नेम क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला पेन, पेपर, है ना, कार, ये कुछ जेनरिक नेम है उसके, है ना। जैसे फैन हो गया, है ना, ये सब क्या है? जेनरिक नेम। जब इसको एक स्पेशल ब्रांड के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, एक ब्रांड नाम दे दिया जाएगा, जैसे पोलर का फैन, ओरिएंट का फैन, रेनॉल्ड्स का पेन, पार्कर का पेन, है ना, या आपने कोई एक अपना एयर के शूज बोल दिया, नाइके के एयर, है ना। तो ये क्या है? एक ब्रांडिंग कर दी हमने उस प्रोडक्ट के साथ। इसका है, इससे क्या हेल्प मिलने वाली है? इससे लॉयल्टी जुड़ जाएगी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो एक ब्रांड को एक्वायर करने के लिए सोच रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मार्केट में जाते हैं तो आप जाके बोलते हैं भैया हमें कोलगेट का ये वाला टूथपेस्ट दे दीजिए, पर्टिकुलर ब्रांड का नाम दे दिया आपने, नीम वाला दे दीजिए मुझे, है ना, ये सॉल्ट वाला दे दीजिए, ये कोल वाला दे दीजिए। तो एक ब्रांड का नाम अटैच था उसके साथ।
तो ये ब्रांडिंग हमें हेल्प करती है लॉयल्टी प्रोवाइड करने में। आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर लेते हो उसके साथ ही, है ना। तो ब्रांडिंग की तरफ से हमें एश्योरेंस मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी रखता है, इसका मतलब। तो ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प मिलती है। यदि मार्केट में बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप ब्रांड का नाम लेके बोलेंगे तो आपको इजिली सेलर वो प्रोवाइड कर देगा। यानी कॉम्पिटिटर्स के साथ आप कंपटीशन को इजीली फेस कर पाएंगे और कस्टमर की लॉयल्टी भी आपके साथ बढ़ जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने में। आपकी प्रमोशन होने वाली है सेल की, है ना। किसकी हेल्प से? ब्रांडिंग की हेल्प से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप ब्रांडिंग करेंगे या नहीं। और ब्रांडिंग का मतलब जेनरिक नाम से सामान अपने गुड्स को बेचेंगे या प्रोडक्ट को बेचेंगे या कोई स्पेशल नेम प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया मार्केटिंग का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। हमें पता है कि आज की डेट में कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो चुका है। कस्टमर को हम बोलते हैं आज की डेट में किंग मानते हैं। यदि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो आपकी कंपनी के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ा रहेगा और फ्यूचर में भी आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। इसका मतलब आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, और ऐसा करने के लिए आपको उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जिसको हम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बोलते हैं। अब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? जैसे आफ्टर सेल सर्विस आपको देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बेचने के बाद भी आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कोई ट्रबल आ रही है इंस्टॉलेशन को लेके, वर्किंग को लेके, यूज को लेके, तो आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। कस्टमर की कंप्लेंट को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। कई बार आपको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, वो भी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आती हैं। मेंटेनेंस सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं। प्रोडक्ट में अंदर कुछ कमी आ गई तो आपने कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में कॉल करके आप सेलर से मंगवा सकते हो। कोई इंजीनियर आएगा और आपके प्रोडक्ट को जो भी ट्रबल आ रही है उसको सॉर्ट आउट करेगा, है ना। तो ये मेंटेनेंस सर्विसेज में आती है। और टेक्निकल सर्विसेज भी आती हैं। कई बार आपको प्रोडक्ट को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में कॉल करके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और उसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से यूज कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। क्या पर्पज होता है? ऑल दीज सर्विसेज एम्स एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, क्योंकि इसी के थ्रू आप कस्टमर की लॉयल्टी को पा सकते हो। और कस्टमर यदि आपके साथ जुड़ गया तो वो आपकी ब्रांड के साथ लॉयल हो जाएगा और फ्यूचर में भी आपकी प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा। यानी आपकी जो प्रोडक्ट की सेल होगी वो रिपीटेड होगी और वो दूसरे कस्टमर को भी आपके प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करा देगा और उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। वो किस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मार्केटिंग का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। नॉर्मली हम सोचते हैं ना कि प्रोडक्ट का प्राइस वो अमाउंट होता है जो हम प्रोडक्ट को बाय करते समय, हम खरीदते समय देते हैं पैसे, वो प्रोडक्ट का प्राइस कहलाता है। तो अब ये कई चीजों पर डिपेंड करता है कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस आप क्या रखें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग का फंक्शन कि आप प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखने वाले हैं और किन किन बातों को ध्यान में रख के रखेंगे। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि यदि हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम रखेंगे तो उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होने वाली है। एट द सेम टाइम यदि उसका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखेंगे तो डिमांड कम होगी, है ना। बट कई ऐसे और फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के आपने ये बात को डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस आप क्या रखने वाले हैं। वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे आपके प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस बात को ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार हम क्या सोचते हैं, मार्जिन मनी रखते हैं। सपोज आपको कोई चीज 10 रुपीज की कॉस्ट कर रही है और आपने सोचा भाई मुझे मार्जिन ज्यादा कमाना है, तो आपने वो 10 रुपए की चीज 15 में सोची बेचने की। तो इस तरीके से आप मार्जिन प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका प्राइसिंग करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप सोचते हैं भाई मैं वॉल्यूम प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। मैं क्या कमाना चाहता हूँ? वॉल्यूम। यानी आप ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाना चाहते हैं? ज्यादा सेलिंग करके। तो आप अपने मार्जिन को कम कर देते हैं, तो आप प्राइसिंग को कम रखते हैं, बहुत ही कम रेट पर चीज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 रुपीज की कॉस्टिंग थी तो आपने 10 की जगह 10 रुपी 50 पैसा या 11 रुपीज में उसको मार्केट में सोल्ड करने की सोची, तो आपने प्राइस कम रखा, मार्जिन मनी कम रखा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट कमाने का? किस तरीके से कमाना चाहते हैं, वॉल्यूम प्रॉफिट या मार्जिन प्रॉफिट? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। सेकेंडली, आपके कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, उसको भी माइंड में रखेंगे। आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी कैसी है, किन किन काम वो आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मार्केट में किस टाइप की मार्केट है आपके प्रोडक्ट की, मार्केट की फॉर्म कौन सी है, मोनोपोली मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है या ओलिगोपोली है, किस तरीके की मार्केट का टाइप है, वो भी डिसाइड करता है कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस हमें क्या रखना चाहिए। यानी कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये अगेन किस फंक्शन में आ रहा है? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट किस में आता है? मार्केटिंग के फंक्शन में ही आता है। यानी मार्केटिंग में ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या रखें। ओके,
Our next important function of marketing is promotion. प्रमोशन के थ्रू हम करते क्या है? प्रमोशन के थ्रू हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट किया जा सके, है ना? यानी उसके फीचर्स के बारे में, उसके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देते हैं, फीचर्स बताते हैं जिससे कि उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसको वो बाय करें, है ना? तो प्रमोशन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स चूज कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, कई बार पब्लिसाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, या डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को यूज करते हैं। मेन पर्पस क्या होता है प्रमोशन का? टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मार्केटिंग के अंडर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो एक अलग प्लेस पर हो रहा है, जबकि उसकी कंजम्पशन यानी उसकी डिमांड जो होने वाली है वो डिफरेंट प्लेस से होने वाली है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो इसके अंडर में दो पॉइंट आते हैं हमारे पास, दो डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कितने मिडलमैन हैं, कितने इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, एजेंसी होल्डर हो सकता है ना। दीज आर सम ऑफ द मिडलमैन जो बीच में होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के। तो यही डिसाइड करता है कि चैनल कितना होगा। यदि आप चाहते हैं कि चैनल कम से कम हो तो आप हो सकता है कि सीधा सोचेंगे भाई प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में केवल रिटेलर होना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि भाई कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा, यानी होलसेलर का होना भी जरूरी है, तो उस केस में हमारा चैनल डिफरेंट हो जाएगा, यानी प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर आएगा और होलसेलर के बाद रिटेलर, देन वो चीज़ कस्टमर तक पहुंचती है। तो ये किसके अंडर में आती है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसके अंडर में आता है ये? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर डिसीजन होता है वो होता है हमारा फिजिकल मूवमेंट का, कि मूवमेंट कैसे करने वाले हैं। यानी आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू बात करने वाले हो, अब इस फिजिकल मूवमेंट में कई बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितनी इन्वेंट्री अपने पास स्टोर करके रखनी है, क्योंकि आपको दिखता है मार्केट में डिमांड चेंज होती रहती है, तो आप अपने पास लेवल ऑफ स्टॉक कितना रखोगे, है ना। दूसरा, उसकी स्टोरेज कैसे करोगे, वेयर हाउसिंग कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन की चॉइस कैसे करोगे, है ना। दीज आर सम ऑफ द एरियाज विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग अबाउट फिजिकल मूवमेंट। कि आप जब फिजिकल मूवमेंट कर रहे होते हो तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हो, और ये कलेक्टिवली किसका पार्ट है? ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये काम भी जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, ये भी किसके अंडर में आता है? मार्केटिंग फंक्शन के अंदर में ही आता है। तो हमें मार्केटिंग के अंदर ये डिसाइड करना पड़ता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए, और वो दोनों डिसीजन क्या क्या है? चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फिजिकल मूवमेंट, है ना। तो ये अगेन किसके अंडर में आता है? मार्केटिंग फंक्शन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। हमें मालूम है कि मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही मूवमेंट होने वाली है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सामान जाने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन प्लेस अलग है और कंजम्पशन प्लेस जहाँ पे कस्टमर डिमांड करने वाला है वो डिफरेंट प्लेस पर है। तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लाने के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन की इस नीड को फुलफिल करने के लिए भी हमें कई बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन की सोच तो रहे हो, तो सबसे पहले क्या सोचोगे कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसी है, किस प्रोडक्ट कहाँ किस लोकेशन से किस लोकेशन पर लेके जाना है उसे, और आप उसके बेसिस पर डिसाइड करोगे कि आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होनी चाहिए। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, जैसे हम बोल सकते हैं हम रोडवेज के थ्रू भेज सकते हैं सामान, एयरवेज यूज कर सकते हैं, रेलवेज यूज कर सकते हैं, वाटरवेज यूज कर सकते हैं, और समटाइम वी कैन ऑल्सो यूज पाइपलाइंस, है ना। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आप टी की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो आसाम में हो रही है, और आप उसे दिल्ली में या उत्तराखंड में परचेज करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट मोड चुनना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके बेसिस पर वो सोचेंगे कि उनके लिए कन्वीनियंट क्या है, किस ट्रांसपोर्टेशन मोड को वो चुने, अकॉर्डिंगली वो उस ट्रांसपोर्ट मोड को चुनेंगे। तो ये फंक्शन भी किसके अंडर में आ रहा है? अगेन मार्केटिंग का भी ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, अब हम आ गए अपने लास्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पर, जो कि है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब ये स्टोरेज की या वेयर हाउसिंग की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें मालूम है कि देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेल और यूज ऑफ गुड्स। क्योंकि जब प्रोड्यूस होते हैं गुड्स या हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं गुड्स में, उस समय में, और उसकी कंजम्पशन जब होने वाली है एक्चुअली में, जब उसे बेचा जाएगा उस टाइम पीरियड में काफ़ी गैप होता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है ना। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ जनवरी में, जबकि उसकी जो प्रोडक्शन जो उसकी डिमांड होने वाली है वो होने वाली है, मान लो कब होगी, सपोज होने वाली है जुलाई में जाके या जून में जाके। तब तक उसको क्या करें हम? तब तक हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना। एट दैट टाइम वी आर इन नीड ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। हमें उस समय पर स्टोरेज की और वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ने वाली है। तो कब कब पड़ती है? जैसे आपको पता है कोई ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसकी डिमांड इरेगुलर होती है, अलग अलग टाइमिंग पर उसकी डिमांड हम करते हैं। जैसे आप मान लीजिए
कि हमें एसी या कूलर्स की डिमांड होती है समर्स के अंदर, है ना, तो क्या समर्स में ही उसको प्रोड्यूस किया जाएगा? नहीं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उससे पहले ही हो जाती है और उसको हम स्टोर करके रखते हैं और वेयर हाउस करके रखते हैं कि जब भी इनकी मार्केट में डिमांड होगी इन द सीजन ऑफ समर्स तो हम उसको अवेलेबल करा पाएँ। सिमिलरली कई ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसकी सीजनल डिमांड है, जैसे विंटर क्लोथ, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स की डिमांड करते हैं, तो अगेन उसका भी प्रोडक्शन पहले ही हो जाता है और उसको स्टोर करके रखा जाता है और उनको उनके टाइम पर जब उनकी डिमांड होगी मार्केट में उसको अवेलेबल कराया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इरेगुलर सप्लाई रखते हैं, जिसकी सप्लाई इरेगुलर है, जो हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जब उनका प्रोडक्शन अवेलेबल होता है, जब वो प्रोडक्शन हो रही होती है तो उनकी एक्सेस क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करके रखते हैं और उसको उस समय पर अवेलेबल करवाते हैं जब उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही होती है। जैसे एग्जांपल के लिए पीज हो गया, मटर जिसको बोल सकते हैं, तो मटर की प्रोडक्शन सीजनल होती है, जबकि आपको देखते हैं कि वो आपको फ्रोजन्स करके रखते हैं, वेयरहाउसिंग करके रखते हैं और आपको जब उनका सीजन नहीं भी होता तब भी आपको वो प्रोवाइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग। तो यहाँ पर भी एक मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेयरहाउसिंग, जिसको स्टोरेज और वेयरहाउसिंग में काउंट करते हैं। तो आज के आपके इस क्लास में आपने क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा, हमने आज सारे डिस्कस कर लिए फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन से सब डिस्कस कर लिए, जैसे एग्जांपल के लिए पहले हमने डिस्कस किया गैदरिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के ऊपर बात की थी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से पहले मार्केट प्लानिंग की थी, मार्केट प्लानिंग के बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, फिर स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग की बात की हमने, फिर पैकेजिंग और लेबलिंग की बात की, फिर ब्रांडिंग भी देखा कैसे करना होता है इंपॉर्टेंट, और मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग कैसे सेट की जाती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रमोशन कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कैसे देनी होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपोर्ट का क्या मोड है और कैसे वो डिसीजन लेना होता है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। और फाइनली हमने डिस्कस किया कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ये सारे फंक्शंस जो थे ये मार्केटिंग के अंदर में आते हैं और ये सभी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसी भी मार्केट ईयर के लिए। तो ये सब फंक्शन मार्केट ईयर को परफॉर्म करने पड़ते हैं जब भी वो मार्केटिंग करने की सोच रहा होता है। तो आज की क्लास में हमने सभी फंक्शंस को डिस्कस करा। होपफुली आपको ये सभी फंक्शन अच्छे से समझ में भी आ चुके होंगे, और कोई डाउट एरिया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं मुझे। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की और वीडियोस जानने के लिए आप टच में रहिएगा, बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।